हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के एजुकेशनल चैनल MIS बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, मैं ईशू शर्मा और आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ संविधान के आर्टिकल्स। तो आज हम संविधान के सभी आर्टिकल्स की बात करेंगे। आर्टिकल हमारे कितने हैं? 1 से लेकर 395 तक। अगर क्रमांक में देखेंगे तो 395 तक है। और वैसे अगर टोटल पूछा जाए आपसे तो क्या है? 468। कितने हैं? 468, यानी कि 468 अनुच्छेद हैं। जैसे इनके खंड को मिला दिया जाए ना, जैसे 4 का क ख, तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो 468 है। और वैसे 1 से लेकर 395 तक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के हमारे आर्टिकल 1 की। संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है संविधान के आर्टिकल जो 1 है उसमें लिखा हुआ है कि जो इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो हमारा भारत है वो क्या है? वो राज्यों का एक संघ है। ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया? आर्टिकल 2 हमारा कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमें हमारे इंडिया में, हमारे भारत में किसी नए राज्य का प्रवेश करवाना है, किसी नए राज्य की स्थापना करनी है, तो हम कैसे करेंगे? उससे संबंधित जो प्रावधान है वो हमारे आर्टिकल 2 में दिए गए हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं 2 क की। तो ये तो निरस्त हो गया, ये मतलब अब नहीं रहा है, तो इसको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये निरस्त हो गया। अब आर्टिकल 3 की बात करें तो नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि किसी, मान लो नए राज्यों का हमने गठन कर दिया, उनका प्रवेश कर दिया, तो उनका नाम भी तो कुछ रखेंगे, तो उसका नाम से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 3 में है। फिर अब वर्तमान राज्य, जो हमारे फिलहाल में जो राज्य हैं, मतलब जो पुराने राज्य हैं, उनके नामों में अगर परिवर्तन करना है, उनकी सीमा में परिवर्तन करना है या उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो उससे संबंधित जो हमारे प्रावधान हैं वो किस में है? वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं। फिर हम बात करें 4 की। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन था अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसकी बात करें तो सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो ये कह रहे हैं कि 2 और 3 में जो हमने परिवर्तन किए हैं ना, मान लो हमने किसी नए राज्य का प्रवेश कर दिया, तो उसके लिए हम संविधान में संशोधन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास आर्टिकल है, हमें संशोधन करने की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? 4 ये कहता है कि 2 और 3 में जो हमने परिवर्तन किए हैं ना, उसको हम 368, आर्टिकल 368 के तहत क्या नहीं मानेंगे? संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। ठीक है। फिर हमारी बात आती है नागरिकता के इनके प्रावधानों की। देखो, 1 से लेकर 4 तक ये हमारा पार्ट 1 है, हमारे संविधान का भाग 1 है। भाग 2 में है हमारी नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ठीक है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान है हमारे संविधान के भाग 2 में। और भाग 2 कहाँ से? 5 से लेकर 11 तक है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 बताता है हमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मतलब नागरिकता शुरू में जब हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस टाइम पे किन किन लोगों को जो है हमारी नागरिकता दी गई थी, भारत की नागरिकता दी गई थी। उस टाइम पे 3 आधारों पर नागरिकता दी गई थी कि उस टाइम पे जो भी नागरिक थे जो यहाँ भारत में रह रहे थे, आधारों पर नागरिकता दी गई थी। उनको 3 आधारों पर दी गई थी। देखो, एक तो जो भारत या पाकिस्तान के विभाजन से पहले जो यहाँ पे रह रहे थे या जिनका जन्म भारत में हुआ था। दूसरा आधार था कि अगर उन नागरिकों में से, उनमें से अगर किसी के माता या पिता में से किसी एक का भी जन्म अगर भारत में हुआ था तो उनको भी भारत की नागरिकता दी गई थी। तीसरा था कि जो लोग बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके दादा या दादी में से अगर किसी का जन्म यहाँ हुआ था, जो मतलब हमारे भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले अगर उनका जन्म यहाँ था, उनके दादा या दादी भारत के थे, तो उनको भी जो है नागरिकता दी गई थी भारत की। ठीक है। फिर आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले, यानी पाकिस्तान से जो भारत आए हैं 1950 के बाद, यानी हमारा संविधान लागू होने के बाद जो पाकिस्तान से भारत लोग आए हैं, तो उनको अगर नागरिकता लेनी है तो वो कैसे लेंगे? उनके संविधान से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 6 में दिए गए हैं। वो कैसे ले सकते हैं? वो भी उनके लिए भी 5 प्रावधान दिए गए हैं। और 5 प्रावधान कौन कौन से हैं? एक तो है नंबर 1 कि जन्म से, अगर वो जन्म से भारत के नागरिक हैं,
यानी कि जन्म उनका भारत में हुआ था, लेकिन वो फिर पाकिस्तान चले गए थे। विभाजन से पहले वो पाकिस्तान चले गए होंगे, लेकिन जिनका जन्म भारत में हुआ था वो बाद में पाकिस्तान गए जन्म के बाद, और वो फिर से विभाजन के बाद यहाँ भारत आ रहे हैं, तो उनको दी जाएगी भारत की नागरिकता। दूसरा है वंश परंपरा से, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जिसके माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो उसको भी क्या है, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा है भूमि के अर्जन से। मान लो भारत ने किसी क्षेत्र पर, किसी भूभाग के क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है या उसका अर्जन कर लिया, उसको भारत में शामिल कर लिया, तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं तो वो स्वतः ही इसमें भारत की नागरिकता में आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर मान लो भारत ने किसी क्षेत्र को अर्जित किया है, जब वो अर्जित क्षेत्र ही भारत का हो गया, भारत के अंडर में आ गया है, तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको भी तो नागरिकता मिलेगी ना भारत की। और फोर्थ हमारा था वो था देशीकरण से, यानी कि अगर कोई लोग हैं वो यहाँ पर मतलब 15-20 साल से रह रहे हैं, 15-20 साल से रह रहे हैं, तो अपनी मर्जी से यानी पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से जो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी जिन लोगों ने जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे उन व्यक्तियों के जो नागरिकता के अधिकार हैं उससे संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 7 में दिए गए हैं। उसके बाद है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन भारत के मूल नागरिक हों, तो उनके जो अधिकार हैं वो किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 8 में दिए गए हैं। फिर है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कोई लोग हैं जो भारत के नागरिक थे लेकिन वो बाहर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं और वहाँ जाकर उन्होंने, मान लो कोई भारत का नागरिक था वो कनाडा में जाकर रह रहा है और वहाँ की उन्होंने क्या है, नागरिकता अर्जित कर लिया, नागरिकता उन्होंने वहाँ की प्राप्त कर ली है, तो यहाँ की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, वो यहाँ का नागरिक नहीं रहेगा। ये आर्टिकल 9 में दिया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल 9 में दिया गया क्योंकि हमारा जो संविधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। एकल नागरिकता का प्रावधान ये है मतलब कि अगर उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो स्वतः ही यहाँ की नागरिकता जो उसकी खत्म हो जाएगी, वो यहाँ का नागरिक नहीं रहेगा। ये जो प्रावधान है वो किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 9 में दिए गए। फिर बात करते हैं हम आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसका मतलब क्या है कि हमारा संविधान है वो हमें क्या करता है, सुरक्षा देता है कि आपके जो नागरिकता के अधिकार हैं वो बने रहेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगर बात करें हम आर्टिकल 11 की, तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, ये थे हमारे नागरिकता से संबंधित अधिकार जो इनमें दिए गए हैं, किनमें 5 से लेकर 11 में। आर्टिकल 5 से लेकर 11 में जो प्रावधान दिए गए हैं नागरिकता से संबंधित अभी हमने वही देखे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इससे संबंधित, यानी भाग 1 से और भाग 2 से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ जाते हैं और ये मैंने उठा रखी है भाई, ये हमारे पास है पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था की, और हम देखते हैं नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे इसमें पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो किस भाग में पाते हैं? अभी हमने पढ़ा है, किस में पाते हैं? भाग 2 में। मैंने बताया था कि भाग 1 में क्या है, 1 में दिया गया है एक तो राज्यों का प्रवेश, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, और क्या है जो हमारा भारत है वो क्या है, वो राज्यों का एक संघ है। तो ये 4 आर्टिकल दिए गए हैं भाग 1 में। भाग 2 क्या करता है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो किस में आता है? हमारा आंसर जो रहेगा भाग 2, यानी कि उत्तर बी रहेगा। फिर नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? रिपीटेड क्वेश्चन है, भाग 2 में आ जाएगा। फिर अब भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो कौन से हैं? 5 से 11, 4 से 11 नहीं है, 5 से 11। हमारा आंसर जो है वो रहेगा सी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो मैंने भी बताया था कि एकल नागरिकता। आर्टिकल 9 में दिया गया था ना, क्या दिया गया था कि जो अपनी मर्जी से, जो अपनी इच्छा से दूसरे देश की अगर नागरिकता प्राप्त कर लेता है कोई व्यक्ति, तो यहाँ का नागरिक नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ की उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कहाँ की? भारत की। क्योंकि हमारा जो देश है वो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। दो देश की एक नागरिक है वो जो नागरिकता नहीं ले सकता, एक व्यक्ति कि नहीं, 2 देशों का नागरिक एक साथ नहीं हो सकता, हमारा देश ऐसा मानता है। ठीक है, तो हमारा जो देश है वो किसका प्रावधान करता है? एकल नागरिकता का। आंसर हमारा रहेगा बी। आप यहाँ देखिए, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक एकल नागरिकता, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की बात, संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। देखो भाई, अमेरिका जो है वो दोहरी नागरिकता को अपनाता है। क्यों अपनाता है? क्योंकि वो तो
बहुत सारे राज्यों से बना हुआ है ना, इसलिए तो उनके पास राज्यों की अलग से नागरिकता होती है और पूरी अमेरिका की यानी कंट्री की अलग से नागरिकता होती है। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारा जो संविधान है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन 5 में, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। तो ये देखिए, राष्ट्रीयता राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं, राज्य की एकल नागरिकता, राज्य की नागरिकता नहीं, हमारे पास देश की है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। एकल नागरिकता देख के आपको सही नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ राज्य की लिखा हुआ, हमारा क्या करता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, वो भारत के नाम पर एक ही नागरिकता देता है कि ये भारत का एक नागरिक है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सी रहेगा। फिर अब भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, किस प्रकार से नहीं प्राप्त की जा सकती। जन्म द्वारा मैंने बताया था, अगर जन्म भारत में हुआ तो हम नागरिकता ले ही सकते हैं। फिर देशीकरण से भी ले सकते हैं। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, मैंने कहा था कि अगर हमने किसी भूभाग को अर्जित कर लिया, भारत ने अपने क्षेत्र में उसको शामिल कर लिया, तो वहाँ के लोग तो यहाँ के नागरिक बन ही जाएंगे, नागरिकता मिलेगी। फिर अब भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया था आपको। भारतीय नागरिकता जो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है वो मैंने आपको बताया था, उसमें ये तरीका बिल्कुल नहीं था कि भारतीय बैंक में धन जमा करवा दिया और भारत की नागरिकता ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गलत है, ठीक है। और गलत ही पूछा गया था, नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो हमारा आंसर रहेगा डी। फिर हमारा है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, भारत का जो नागरिक है वो अपनी नागरिकता कैसे खो सकता है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, मान लो उसने खुद से बोल दिया कि भाई मुझे भारत का नागरिक नहीं रहना, मैंने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो भी वो खो देगा, ये सही बात है बिल्कुल। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, अगर उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो यहाँ का वो नागरिक नहीं रहेगा भारत का, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं आर्टिकल 9 में, है ना। फिर है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करना, तो ये गलत है भाई। मान लो कोई भारत का नागरिक है, वो कहीं जाकर मान लो किसी दूसरे देश में जाकर विवाह कर लेता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था नागरिकता खो देगा, तो कैसे खो देगा, एक मिनट, खो देगा, हाँ तो ऐसे भी नहीं खोएगा, नहीं भी ये नागरिकता नहीं खोएगा, हाँ ये सही बात है, ठीक है। फिर सरकार की आलोचना करता है, अगर वो सरकार की आलोचना करता है तो भी नहीं खोएगा, नागरिकता आलोचना करने से थोड़ी ना खो जाएगी। भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो नागरिकता खो देगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो नहीं खोएगा। स्वेच्छा, हाँ ये 2 पॉइंट हैं, बिल्कुल सही हैं, ये मैंने आपको बताया, सॉरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। भारत की नागरिकता का परित्याग करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, सही तो पूछा इन्होंने, तो ये सही बात है और यही इसका आंसर है। और एक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो अपने देश की खो देगा, तो दोनों पॉइंट हैं बिल्कुल सही हैं। आंसर हमारा रहेगा 1 और 2 यानी कि सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, तो ये हमारा जो आंसर है वो क्या है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही नागरिकता हमारे देश की, ठीक है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये बिल्कुल मतलब ये पूर्णतः रोंग है। ये क्यों रोंग है, इन्होंने कहा कि केवल वही मतलब नहीं है। मान लो जो जन्म से नागरिक है वो तो भारत का नागरिक है, लेकिन हमने ये भी तो कहा है ना कि वो देशीकरण से, पंजीकरण से या वंश के द्वारा भी तो भारत का नागरिक हो सकता है, तो वो लोग भी तो इसमें जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं ना, तो ये गलत है, ठीक है। और इन्होंने पूछा, सही पूछा है, तो पहले वाला सही, एक तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा गलत है। फिर जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, गलत है। वंचित कर सकते हैं हम इसको, वंचित कैसे कर सकते हैं, क्या पता भी वो एक बार भारत की नागरिकता लेने पर दोबारा से अपने देश की नागरिकता ले ले जहाँ से वो आया है, तो ऐसे में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो सही पूछा था, तो सही हमारे इसमें केवल एक ही है, ठीक है। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, यानी योग्य नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। तो एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, नहीं है पूछा है ना, तो ये तो हो जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने गलत पूछा है, तो ये सही है। फिर अगर बात करें भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, तो ये सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इन्होंने गलत पूछा है, तो हमें गलत ढूंढना कौन सा। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, तो ये बिल्कुल सही है, हमारा आंसर जो है वो रहेगा सी। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम
अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371 तक या I तक अंतर्निर्दिष्ट किए गए हैं। इन्होंने कहा भाई कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 371A से लेकर 371I तक अंतर्निर्दिष्ट किए गए बिल्कुल सही है। इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो किस में दिए गए? 371A से लेकर 371I में दिए गए हैं, तो ये तो सही है। दूसरा अगर हम देखें तो भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राज्य हैं, 2 राजतंत्र है, किंतु नागरिकता एक हरी है। ये गलत है, क्योंकि अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता, इसमें एक हरी कहा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। भाई देखो, नागरिक चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो मूल नागरिक हो, वो मूल से हो, जन्म से हो, वंश से हो, पंजीकरण से हो, कैसे भी हो, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी भी तरह से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि वह क्या करता है, यदि वह स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का परित्याग करता है या फिर स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले सकता है, तो उसको हम क्या वंचित कर सकते हैं नागरिकता से, तो ये गलत है। अगर सही इसमें देखा जाए तो केवल एक ही था, आंसर हमारा रहेगा डी। ठीक है, फिर हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो किस में? तो मैंने आपको बताया था किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मैंने बताया था। ठीक है, और इनमें तीनों में, भारत में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, इनमें तीनों में क्या है? इनमें एक हरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता है। फिर निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो वो कौन है? चुनाव आयोग का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, राष्ट्रपति, संसद, राज्य की विधानसभाएं, तो ये जो है वो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर पार्लियामेंट। देखो, संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाने की जो है क्या है? अनुमति प्राप्त है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसकी क्वेश्चन नंबर 13 की, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? मान लो 1955 जो हमारा अधिनियम है नागरिकता का, तो वो देशीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण से कैसे? मतलब भारत में रहकर उसकी नागरिकता ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें कितने साल तक रहना होगा? तो उसके लिए हमें रहना होगा 10 साल तक। ठीक है, कितने साल तक? 10 साल तक। तो हम देशीकरण से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण से। फिर बात करें हम निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो है पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को, अभी हमने बताया था। और पार्लियामेंट इसमें आंसर दिया नहीं गया, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया गया है, क्योंकि इसमें आंसर है ही नहीं। हमने ऊपर देखा ना पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को अधिकार प्राप्त है भाई। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? संसद से कब पारित किया गया था भाई? ये किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ये 2020 का क्वेश्चन है, तो ये 11 दिसंबर 2019 वाला पूछा गया है। ठीक है, तो हम यही बताएंगे। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था भाई इसका? इसका उद्देश्य था कि बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, ये भी नहीं था। विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, इससे नहीं हो सकती थी ना। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, हाँ यही था। ठीक है, ये हमारा जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम था 2019। इसका उद्देश्य क्या था भाई? अफगानिस्तान के नागरिकों, चाहे बांग्लादेश के हो चाहे पाकिस्तान के, वो अगर अपने देश में उत्पीड़ित हैं या फिर अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं जो यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 है ही नहीं, इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमने जो देखा है, ये हमने देखा है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, क्योंकि 5 से लेकर 11 तक क्या था? नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे। अब अगर हम बात करें तो हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक नहीं किए हैं, क्वेश्चंस नहीं किए, वैसे तो हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 4 तक करेंगे। ये है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, और अभी हम करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, देखो अगर स्थापना दिवस अगर आप देखना चाहो, स्थापना वर्ष, तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। गुजरात का हुआ था 1 मई 1960 में। स्थापना वर्ष पूछे जाते हैं,
ये मिलान करने के लिए दिए जाते हैं। क्या ये सही है या गलत है? किन राज्यों का जो गठन वर्ष सही दिया गया और या किन का गलत दिया गया है, तो कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है, ये आप देख लेना एक बार, पास करके देख लेना। ठीक है, ये मैंने दे दी, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो मैंने कहा था कि आर्टिकल 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, या इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, या भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत और इंडिया के रूप में किया गया है। हमारे संविधान में जो हमारे देश के लिए जो नाम प्रयोग किए गए हैं वो 2 ही हैं। क्या है? एक तो भारत और एक इंडिया। ठीक है, फिर संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का यूनियन है। ये मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 1 में दिया गया है। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 3 की, क्वेश्चन 3 की, तो संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य बनाने का अधिकार यानी कि गठन करना है किसी राज्य का। तो ये किस में था? ये था अनुच्छेद 3 में। किस में था? अनुच्छेद 3 में। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। यानी पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो किसी भी नए राज्य का गठन कर सकता है, उसके नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, फिर नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, किसमें है? संसद में। संसद कर सकता है ये काम। फिर भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और ये है संसद को। ठीक है, यह है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो आंसर वही रहेगा हमारा, संसद में निहित है। देखो भी, जो लोग ना यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यही है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस की या फिर उत्तराखंड पीसीएस की, सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन सभी जो परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो इस बुक में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो ये है संसद को। किसी राज्य को मिलाने का अधिकार का क्या मतलब है कि किन 2 राज्यों को एक करना है, या फिर किसी क्षेत्र को अर्जित किया हमने उसको किसी राज्य में मिलाना है, तो ये अधिकार किसको है? ये हमारे भारतीय पार्लियामेंट को है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, बताना हमें। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो ये तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, संसद को ही तो अधिकार है। फिर इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। नहीं, ये गलत है, अनुसूची का संशोधन का प्रावधान होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि संशोधन तो इस चीज़ को हम कहेंगे ही नहीं। हमारे पास आर्टिकल है इनमें, इनको मिलाने के लिए या इनकी सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए, तो इसको हम संविधान संशोधन नहीं कह सकते। आर्टिकल 4 में दिया गया है कि 2 और 3 में अगर हमें कोई भी परिवर्तन करना है ना, तो उसको हम संविधान संशोधन नहीं कहेंगे 368 के तहत। फिर इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये गलत है, ये भी गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि 368 के तहत इसको संविधान संशोधन कहेंगे ही नहीं, ये गलत है, लेकिन यही सही है क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है, यानी गलत पूछा है और यही गलत है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, फिर एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाना है तो उसके संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, ये वीडियोस जो मैं कंटिन्यू अपलोड करती रहूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेके आऊँ टॉपिक वाइज। और जो है आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ ना कि हाँ आप लोगों ने सपोर्ट किया तो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत था, कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। भी हमने साधारण बहुमत के बारे में पढ़ा, तो 2/3 बहुमत इसमें नहीं आएगा। फिर संसद में साधारण बहुमत द्वारा, तो हाँ केवल साधारण बहुमत द्वारा ही हमें चाहिए, तो आंसर हमारा बी रहेगा। ठीक है, कथन 1 भारत संघ नहीं है। भारत संघ नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि भारत राज्य का ही संघ है ना। तो किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, बिल्कुल सही है भाई। राज्यों के
इन्होंने कहा ना कि राज्य का क्षेत्र सीमाएं नाम उसकी सहमति के बिना, तो हाँ उसकी सहमति के बिना अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो पार्लियामेंट पूछेगी नहीं कि हाँ भाई किसी राज्य से जाकर के आपके जो राज्य है उसका हम नाम परिवर्तन कर दे या नहीं कर दे। तो संसद को जो है राज्य की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना इनकी परमिशन के भी जो है नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो ए हमारा गलत और बी सही है, आंसर हमारा रहेगा डी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता है। राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है शुरू में ही। ठीक है, राज्य की नहीं। ये क्वेश्चन कुछ गलत दिया गया है, गलत इसलिए दिया गया अगर सहमति पूछा गया तो राष्ट्रपति की आएगा और सहमति की नहीं, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध क्या नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, नहीं पूछा गया तो ये तो हो सकता है ना, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ये भी हो सकता है। इनके संबंध में तो संवैधानिक उपबंध है ना, देखो नाम परिवर्तन, क्षेत्र घटाकर बढ़ाकर, ये किसमें आर्टिकल 3 में दिए गए हैं, तो इनसे संबंधित प्रावधान तो हमारे पास हैं। इन्होंने पूछा कि उपबंध नहीं है यानी प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में, तो किससे संबंधित नहीं है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये नहीं है हमारे संविधान में प्रावधान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संविधान के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत क्या संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, ये तो संभव है। नए राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन भी संभव है, सीमा में परिवर्तन भी संभव है। प्रवेश संबंधी है क्योंकि प्रवेश जो है वो किस में दिया गया है? आर्टिकल 2 में दिया गया है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।